स्वागत है आपका यूट्यूब के ईटू चैनल पे। तो हम लोग गणित के आज प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए। इससे भी 30 प्रश्न आते हैं, तो ये भी उतना ही ज़रूरी है जितने कि अन्य सब्जेक्ट हैं। तो चलिए इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं आज और देखते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं सीटेट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? ए है 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है। बी 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। सी कौन सा बड़ा है, 1/3 या 7/5। डी 2/7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा प्रश्न है जो कि मुक्त अंत वाला है, मतलब कि उसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। तो अगर आप ए ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें है 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है। तो जब 7 में से 2/7 घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 7 से 2/7 कितना ज़्यादा है। तो इसका एक ही उत्तर होगा, जबकि तो इससे पता चलता है कि इसका अंत है, मतलब ये मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं है। बी है 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्या आरोही क्रम में लिखिए। तो इसको भी आपको आरोही क्रम में लिखना है और आप इसे आसानी से लिख सकते हैं और सबका उत्तर समान ही आएगा। मतलब कोई भी अगर इसको आरोही क्रम में लिखेगा तो आरोही का मतलब होता है कि आप छोटे से बड़े की तरफ जाइए। तो इसमें सबसे छोटा 8 है, फिर 9 है, उसके बाद 17 है, फिर 19 है, 25 है, 71 है और 85 है। तो कोई भी इस प्रश्न को हल करेगा तो यही वाला उत्तर आएगा उसका। तो ये भी मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं है। सी है कौन सा बड़ा है, 1/3 या 7/5। तो 1/3 और 7/5 में 7/5 बड़ा है। ये भी, इसको भी अगर कोई भी हल कर रहा है तो एक ही उत्तर आएगा। और डी है 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। तो 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2.7 से बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जो इनसे बड़ी हैं, अनंत तक संख्याएं हैं। तो आप किसको लिखेंगे ये यहाँ पे कंफर्म नहीं है। तो इसलिए ये जो प्रश्न है 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो, ये मुक्त अंत वाला है, मतलब ये अनंत है, इसका अंत नहीं है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या लिखाओ, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा उपकरण है जिनसे कक्षा 2 के विद्यार्थियों को जो गणितीय आकृतियां होती हैं उनको समझाने में सहायता मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा जियो बोर्ड। जियो बोर्ड एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से कक्षा 2 के विद्यार्थियों को आकृतियों से परिचित कराया जाता है, आकृतियों को बनवाया जाता है। तो हम छोटे बच्चों को जैसे हम लोग बिंदी करके नहीं दे देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि इसको मिलान करो, ऐसे तो कुछ ऐसी ही आकृति होती है जियो बोर्ड की। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेमी, 215 सेमी, 150 सेमी और 235 सेमी है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो यह सवाल जो है बच्चों से किस लिए पूछा गया है, मतलब ये सवाल पूछने का आपका उद्देश्य क्या है, इससे आप बच्चों से क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं? ए है एचसीएफ या एलसीएम पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने के लिए। बी गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा के लिए। सी एचसीएफ ज्ञात करने के कौशल की जांच के लिए। या डी सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो सही उत्तर होगा डी, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। मतलब ये प्रश्न इसीलिए पूछा गया है कि बच्चों ने जो भी सीखा है उसका प्रयोग वो खुद करें और उनके सामने उससे संबंधित कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करें। तो इसी कौशल को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर डी वाला होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है? तो आपने अगर ब्लूम का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको अगर आप पढ़े होंगे तो इसको आसानी से आप जान लेंगे। तो ब्लूम का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है इन्होंने सीखने के आधार पर दिया है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हैं। तो इन्होंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति 3 प्रकार से सीखता है किसी भी चीज़ को। एक तो वो अपने संज्ञान का प्रयोग करता है, दूसरा अनुभवों से सीखता है, और तीसरा वो है जो अपने शारीरिक कौशलों का प्रयोग करके सीखता है। तो जो इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र से पूछा गया है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र को भी इन्होंने 6 भागों में डिवाइड किया है। एक तो है कि कोई भी चीज़ जब आप पहले जानते हैं तो उसमें है कि पहले ज्ञान होगा किसी भी चीज़ का, फिर उसके बाद उसके बारे में सूझबूझ होगी, फिर उसके बाद उसका आप अनुप्रयोग करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, उसके बाद संश्लेषण करेंगे और तब उसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये जो पूछा गया है प्रश्न बच्चों से, ये इसलिए पूछा गया है कि उनके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता का विकास हुआ है कि नहीं। तो इसीलिए इस प्रश्न को पूछा गया है, क्योंकि यहाँ 10 दिन का जो दूध बेचता है दूध वाला, उसका माप दिया गया है और एक दिन का पूछा गया है। तो इससे यही प्रदर्शित होता है कि बच्चों से यही जानने की इच्छा हो रही है कि उनके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता का विकास हुआ है कि नहीं। अगला है, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण पे है? तो जो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है उन्होंने इसको 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो इन्हीं अवस्था को बताना है कि ये जो बच्चा है और इसके सामने ये जो समस्या आ रही है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसके अमूर्त प्रमाण को नहीं समझ पा रहा है, तो वो किस अवस्था में चल रहा है बच्चा? ए मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या डी संवेदी गतिक अवस्था। तो सही उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि जब वो अमूर्त चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। अमूर्त मतलब होता है कि कल्पनात्मक चीज़ें आप अपने माइंड में उस चीज़ का कल्पना कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे अभी इस योग्य नहीं होते हैं तो वो मूर्त चीज़ों को समझते हैं आसानी से। मतलब उनके सामने प्रत्यक्ष अगर किसी चीज़ को दिखाएंगे तभी वो समझेंगे, अन्यथा वो चीज़ों के बारे में कल्पना नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। तो इसलिए जब अमूर्त चीज़ को नहीं सीख पाता है तो मूर्त चीज़ को ही सीख पाता होगा। तो इसलिए यह बच्चा जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि गणित से बच्चों का क्या मतलब कैसे विकास होता है, उनके अंदर किस प्रकार की क्षमता विकसित होती है, तो यही बताना है। तो ए है पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए, गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने के लिए। बी है वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। सी स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। डी शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। तो इनमें से कौन सा सबसे सही उत्तर होगा जो कि गणित किस लिए बच्चों को पढ़ाई जाती है, इसका पूर्ण रूप से व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने के लिए ही गणित पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा।
अगला है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषताएं होती हैं। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा जो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं। ए है उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों। बी है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो। स है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों। या द उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक हो। तो इनमें से दो सही हैं और वो दो कौन से हैं ये आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका सही उत्तर होगा अ और ब दोनों, क्योंकि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक तभी कहलाएगी जब उसमें पर्याप्त मात्रा में अभ्यास प्रश्न दिए गए हों कि बच्चा कोई भी टॉपिक पढ़ता है तो उसके बाद वो अपना अभ्यास कर सके। तो इसलिए एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की ये भी एक विशेषता है। दूसरा है ब है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो। मतलब अगर वो कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है तो उसको खूब अच्छे से समझ पा रहा हो, इस प्रकार से उसमें दिया गया हो। तो इसलिए अ और ब दोनों एक पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं होती हैं, अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, अ और ब दोनों। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है। ए है गणित चयनित शिक्षार्थियों को ही पढ़ाया जाएगा। बी गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। सी है शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। या डी है निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा जो कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 जो है गणित के बारे में किस पे बल देती है। तो इसका सही उत्तर होगा कि बी। इसमें क्या है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 है वो चाहता है कि मतलब वो उल्लेख किया है कि गणित की जो मतलब गणित कौशल है वो प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य है, तभी वो अपने दैनिक जीवन में समस्याओं का समाधान कर पाएगा। तो इसलिए गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, यही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बल देता है। अगला है 39 क्वेश्चन कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणज का अंतर है। तो ये कैलकुलेशन पे आधारित है और हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आपको प्रश्न हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ऐसे ही प्रश्न आते हैं छोटे छोटे, और अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं तो इसको आप कर लेंगे। क्योंकि बहुत लोगों को देखे हैं कि वो गणित का प्रश्न देख के ही उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, जबकि ये बहुत आसान होते हैं। तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, आपको इसको समझना है। तो देखिए 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणज का अंतर है। तो जब 5, 10 और 35 का आप लसन निकालेंगे तो इसका उत्तर आएगा 70। और फिर जब छोटा सारगुणज 70 होगा और उसके बाद इसका मसल निकालेंगे तो 5 आएगा। तो जब इन दोनों को घटा देंगे तो इसका उत्तर आएगा 65। मतलब डी सही है इसका, लगा लीजिएगा इसको। अगला है 40वां की संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। तो जब 105 का जब लसन निकालेंगे आप तो इसके 3 गुणनखंड होते हैं, और वो 3 गुणनखंड कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। 3 है, 5 है और 7 है। तो इसलिए इनकी संख्या 3 हुई, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा 3। अगला है यदि समय अब 2:17 रात के हैं, इस टाइम 2:17 हो रहा है रात के, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। तो ये सिंपल सा है, आपको जोड़ देना है दोनों टाइम को और फिर आपको इसमें से मिनट को घंटे में लेके और इसको बना लेना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2:16 AM, मतलब दिन के 2:16 होंगे। तो डी सही होगा इसका।
अगला है 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी? ए 315, बी 285, सी 295 या डी 305। तो एक समकोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है, और जब 3 समकोणों का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। और इसके बाद 3.5 दिया है, तो जो एक का 90 डिग्री होता है तो आधा का 45 हो जाएगा। तो जब 270 में 45 जोड़ देंगे तो ये 315 आ जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 315 अंश। 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या 315 अंश होगा, 315 होगा। अगला है 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़े किसके बराबर हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो जब इनको आप जोड़ेंगे तो इसका सही उत्तर होगा 1221, क्योंकि 11 इकाइयाँ मतलब 11 को, और फिर 11 दहाइयाँ मतलब 110 को, और फिर 11 सैकड़े मतलब 1100 को। ऐसे करके जब आप जोड़ेंगे इन तीनों को तो 1221 आएगा। जैसे पहले आप 1100 लिखेंगे, उसके बाद 110 लिखेंगे और उसके बाद 11 लिखेंगे, तो जब सबको जोड़ेंगे तो ये 1221 आएगा। अगला है 509 और 3028 का योग कितना होगा? तो 509 और 3028 को आप सिंपली जोड़ देंगे तो इसका उत्तर होगा 509 और 3028। तो इसका सही उत्तर होगा 3537। तो बी ऑप्शन सही होगा 3537। अगला है किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? ए है 24, बी 32, सी 64 या डी 16। तो इसका सही उत्तर कितना होगा? तो ये होगा बी 32 वर्ग सेंटीमीटर होगा इस आयत का क्षेत्रफल। अगला है संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। तो स्थानीय मान और आंकिक मान आपको आना चाहिए। स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है? तो जो अंकित मान होता है वो 1, 2, 3, 4, 5 होता है, और स्थानीय मान होता है जो, जैसे 5 का स्थानीय मान 5 होगा, 4 का स्थानीय मान 40 होगा, 3 का स्थानीय मान 300 होगा, 2 का स्थानीय मान 2000 होगा और 1 का स्थानीय मान 10,000 होगा। तो इस तरीके से स्थानीय मान और अंकित मान में आपको अंतर निकालना है। तो जो 3 है ये इसका अंकित मान तो 3 ही होगा, लेकिन जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो ये 300 होगा। तो जब 300 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी 297। तो सही उत्तर होगा 297। अगला है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ए है एक घन के 6 फलक होते हैं, बी है 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है, सी है 0.10 और 0.1 समान है, और डी है कि 56.7 किलोग्राम बराबर 5,670 ग्राम होता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? तो इसमें से जो सही नहीं है वो डी होगा। 56.7 किलोग्राम बराबर 56.70 ग्राम नहीं होगा, ये होगा 56,700 ग्राम होगा। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी होगा। 48वां क्वेश्चन है कि नदी में एक नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किमी प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो चाल दूरी समय से आप इसको निकाल लेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा 10.5 किलोमीटर।
अगला है संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? A 5, B 6, C 7 या D 3। तो जब 90707 को 9 से भाग देंगे तो ये एक भाग देने का तरीका है कि 9 से जब संख्याओं के भाग देने का एक ट्रिक है कि जितनी संख्याएं दी गई हैं, जो भी संख्या दी गई है, इनके अंकों को जोड़ के 9 से भाग देंगे और फिर जितना शेष बचेगा वही इसका शेषफल होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 5। जैसे देखिए 9 को 7 में जोड़ेंगे तो 16 होगा, और फिर 16 में 7 को जोड़ेंगे तो 23 होगा शायद, और फिर 23 में 9 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 9 दूनी 18 और 5 बचेगा 23 में से, तो 5 शेषफल हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट उत्तर 5 होगा, जो कि शेषफल है 9 से भाग देने पर इस संख्या में।